सो लास्ट हमने बेसिकली वाइब्रेशन वाला पार्ट डिस्कस किया था ना, ठीक है। एंड उसमें हमने बेसिकली जो हमारी बेसिक इक्वेशन होती है वाइब्रेशन की, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन वाला पार्ट, वो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। एंड कुछ प्रीवियस ईयर गेट न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेट सपोज इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ठीक। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले जो पार्ट है हमारे पास वो है सीरीज। ठीक है, लेट्स सपोज कुछ अरेंजमेंट ऐसा है आपके पास। ठीक है, लेट्स सपोज ये K1 है आपके पास एंड दिस इज K2। तो दो स्प्रिंग्स आपके जो है बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड, एंड लेट्स सपोज इसका मास है m, ठीक है, ये सब। तो सीरीज के केस में अगर हम बात करते हैं तो सीरीज के केस में आप क्या बोल सकते हो, क्या चीज इसमें कॉमन होती है? दोनों स्प्रिंग में अगर हम बात करें क्या चीज बेसिकली कॉमन है ना? क्योंकि दो ही केस है, एक सीरीज एंड पैरेलल केस होता है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे लेट्स सपोज दूसरा हम लिखते हैं पैरेलल वाला केस। पैरेलल एंड सीरीज में डिफरेंस क्या है यहाँ पे? ठीक है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास K1 है एंड दिस इज K2, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों जो केस है हमारे उनमें बेसिकली इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्या? कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पैरेलल केस में बेसिकली क्या पैरामीटर जो आप बोलोगे वो कांस्टेंट है, और सीरीज में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है? सेम है दोनों स्प्रिंग के। हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। और सीरीज के केस में क्या होगा? हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है, ऐड होगा। बट सीरीज के केस में क्या है? पैरेलल बिल्कुल करेक्ट आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। एम सेम? एम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, ये चीज आप लिख सकते हो यहाँ पे, टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम, is equal to the sum of deflection of individual strings। इंडिविजुअल स्प्रिंग्स, ठीक है। जस्ट सिंपल सी बात है, टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा? जो इंडिविजुअली स्प्रिंग्स में आपके डिफ्लेक्शन आए होंगे उनको अगर आप सम कर दोगे तो आपको बेसिकली टोटल डिफ्लेक्शन मिलेगा इन केस ऑफ सीरीज, ठीक है। जस्ट इसी चीज का आपको यूज करना है। अगर इसको हम यूटिलाइज करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इजिली ये चीज लिख सकते हो कि
लेट्स सपोज टोटल आपका डिफ्लेक्शन हुआ है, लेट्स सपोज एक्स, डिस्प्लेसमेंट जो टोटल है वो एक्स है, तो कुछ x1 आपका स्प्रिंग में आया होगा, कुछ x2 स्प्रिंग में, ठीक है, 1 और 2 स्प्रिंग बोला, जैसे K1 हमने उसका स्टिफनेस बोल दिया स्प्रिंग 1 के लिए, स्प्रिंग 2 के लिए स्टिफनेस K2, ठीक है। अब इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आपको पता है इट विल बी व्हाट, फोर्स डिवाइडेड बाय द स्टिफनेस, ठीक है। अच्छा, मैं कंबाइंड सिस्टम के लिए एक इक्विवेलेंट स्टिफनेस कंसीडर कर लेते हैं, है ना, तो इस स्प्रिंग नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, F/K1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा F/K2, सिंपली यहाँ से आप देखोगे फॉर्मूला क्या आता है, 1/Ke, that is equivalent stiffness of the spring system, ऐसा स्प्रिंग सिस्टम जहाँ पे सीरीज में आपका स्प्रिंग्स कनेक्टेड हो, ठीक है, सो इट विल बी 1/K1 प्लस 1/K2, 1/K2, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज बाकी एंड सो ऑन, जितने भी आपके स्प्रिंग्स कनेक्टेड हो उसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं पैरेलल वाले केस की ना, तो पैरेलल वाले केस में क्या बोलेंगे, द डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग is equal to the deflection of, ठीक है, ये चीज, तो जस्ट आप क्या करना है इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपको पता है कि टोटल जो आपने बोला डिफ्लेक्शन इट विल बी सेम, चाहे आप x1 के लिए लिखो चाहे आप x2 के लिए लिखो, करेक्ट, ये चीज जो आपने यहाँ पे लिखा था दिस इज फॉर टोटल, तो यहाँ पे तो दोनों सेम ही हो रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम, बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्या लिखोगे, बट यू कैन राइट कि जो ये टोटल यहाँ पे जो मास है बेसिकली, जो डाउनवर्ड फोर्स बेसिकली लग रहा होगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द मास, जो वेट है बेसिकली उस पर्टिकुलर बॉडी का, उसको बेयर कौन कर रहा है, दोनों स्प्रिंग बेयर कर रही है, ठीक है, तो देर विल बी द फोर्स, जो फोर्स है ना, दिस फोर्स है ना, इस फोर्स को बेयर कौन कर रहा है, एक ये स्प्रिंग बेयर कर रही है और एक ये स्प्रिंग बेयर कर रही है, तो डेफिनेटली दिस टोटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, F1 प्लस F2, ठीक है, F1 F2 बेसिकली कौन से फोर्स होंगे, जो स्प्रिंग बेसिकली एग्जर्ट कर रही होगी टू बैलेंस दैट पर्टिकुलर फोर्स F, है ना, F बोलने का मतलब वेट ऑफ द मास जो आपको गिवन है इस पर्टिकुलर बॉडी का, ये चीज, ठीक है, तो ये वाली चीज आपको आइडिया होना चाहिए, है ना, तो सिंपली अब आपको पता है इसको अगर आपको लिखना तो यू कैन डायरेक्टली राइट कि भाई के इक्विवेलेंट, है ना, के इक्विवेलेंट हो गया आपका इक्विवेलेंट स्टेपनेस इनटू एक्स, K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स, ठीक है, सिंपल, देन फाइनली आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट कि जो K इक्विवेलेंट होगा इट विल बी द समेशन ऑफ द स्प्रिंग स्टिफनेस K1 प्लस K2, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, तो जस्ट आपको एक चीजें क्या देखनी है पैरेलल केस में, क्या दिख रहा है, जो वेट है उसको बैलेंस, उसको बेयर कौन कर रहा है, उस लोड को कौन बेयर कर रहा है जो सिस्टम पे लग रहा है, ठीक है, जो लोड है वेट ऑफ द बॉडी उसको बेयर करने के लिए कौन है, दो स्प्रिंग्स है, ठीक है, तो स्प्रिंग्स जो लोड बेयर करेंगे डिपेंड करता है उसका स्टिफनेस पे ना, कितना लोड बेयर करती है वो डिपेंड करता है उसकी स्टिफनेस पे, बिकॉज डिफ्लेक्शन तो सेम रहेगा पैरेलल केस में, बट स्टिफनेस विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट स्प्रिंग्स, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फोर्स लिख सकते हो, तो F इक्वल्स टू टोटल आपका क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, देन आप F1 F2 को लिख सकते हो K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स, एंड x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2, ठीक है, तो आप देखोगे इससे काफी प्रीवियस गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अभी, तो ठीक है, तो एक तो बेसिक सी बात होगी, नेक्स्ट इसी में क्या है दूसरी चीज, लेट सपोज इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर इसको हम बीच में से कट कर दें,
इसको अगर हम बीच में से कट कर दें तो बेसिकली स्टिफनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें चेक करना है। जो आपका स्प्रिंग है ना, इसको लेट्स सपोज हम कट कर दें बीच में से, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये चीज हमें चेक करनी है। ठीक है, कहने का मतलब देखो, ये आपके पास स्प्रिंग है, लेट्स सपोज इस तरीके से आपके पास स्प्रिंग है एंड इसको हमने क्या करा, कट कर दिया, कुछ इस तरीके से कट के इस सेक्शन की हेल्प से हमने इसको कट कर दिया। बिफोर कटिंग इसके कुछ पैरामीटर से, लेट सपोज का मैं स्टिफनेस के कंसीडर कर लेता हूँ कि जो ओरिजिनली स्प्रिंग था आपका कंप्लीट, उसका स्टिफनेस क्या है के, ओरिजिनली उसका स्टिफनेस है आपका के। ठीक है, एंड लेंथ इसका हम एल कंसीडर कर लेते हैं एंड एन बेसिकली हो गया आपका नंबर ऑफ कॉइल्स, ये चीज हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर द स्प्रिंग विच वी हैव कंसीडर्ड इनिशियली। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है आपने उसे कट किया है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कुछ लेंथ होगा, इंडिविजुअली दो पार्ट्स में आपने कट किया तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो सकता है। लेट सपोज हमने उसको इक्वली कट किया, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब कैसे किया देखो, इसको हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा आफ्टर कटिंग। ठीक है, कैसे होगा ये, कुछ इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे ये ऑब्जर्व करनी है कि जब ये आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया ना, लेट सपोज ये चीज, तो ये जो दो पार्ट्स है इनका स्टिफनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टिफनेस में क्या चेंजेस आएंगे, या चेंजेस आएंगे भी या नहीं आएंगे, ये सेम रहेगा। हाँ बताओ फिर क्या आएंगे, आएंगे तो इंक्रीज, कितना इंक्रीज, इंक्रीज ठीक है बट कितना, कितना अमाउंट से इंक्रीज होगा, टू टाइम्स। हाँ देखो हमने क्या बोला, इक्वली डिवाइड किया है, तो लेट सपोज स्टिफनेस आपका ओरिजिनली जो स्प्रिंग था उसका के था, अब यहाँ पे क्या स्टिफनेस हो जाएगा, इट विल बिकम ट्वाइस। ठीक है, इट विल बिकम ट्वाइस, टू के विल बी देयर, स्टिफनेस टू के। ठीक है, ये चीज कहने का मतलब हमने क्या किया होगा यहाँ पे, इसके जो है ना L/2 लेंथ का गेंद का, बेसिकली हम इसको पहले लिखना चाहिए, इसका हमने क्या करा L/2 और वी कैन से कि भाई नंबर ऑफ कॉइल्स N/2 कर दिए, है ना, इस तरीके से हम बोला जा सकता है, या लेंथ बोले नंबर ऑफ कॉइल्स बोले, वो चीज। ठीक है, ये चीज बोला। दूसरा, इसका इफेक्ट क्या पड़ा स्टिफनेस पे, इट विल बिकम 2K। ठीक है, अब ये 2K बोला, इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ देखो इसको हम बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। देखो ट्वाइस बोलने का मतलब सिंपली इतना पर्पस है, क्योंकि आपको ये चीज एक फंडामेंटल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो स्प्रिंग का स्टिफनेस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, ये कंसेप्ट। अब लेट सपोज मुझे वेरीफाई भी करना है कि एक्चुअल में ये 2K होगा भी कि नहीं। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं देखो, हाँ यस यस बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम क्या करते हैं सीरीज में ऐड कर देते हैं। देखो लेट सपोज अगर मैं सीरीज में ऐड करूँ, और आपने इनका स्टिफनेस ऑलरेडी जो बोला है इट इज 2K ना, जरा स्प्रिंग का ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें जरा आप अप्लाई करो, इसमें जरा आप अगर अप्लाई करते हो इक्विवेलेंट स्टिफनेस वाला फॉर्मूला जो है, क्योंकि आपने ऐड कर दिया ना, तो ये 1/2K प्लस 1/2K कुछ इस तरीके से, एंड फाइनली आपको पता है ये क्या होगा सॉल्व करने के बाद, के इक्विवेलेंट विल बी के, मतलब इट मीन्स करेक्ट है। तो जस्ट वेरिफिकेशन कि भाई हाँ ट्वाइस ही हो रहा है। ठीक है,
तो आपने उनको सीरीज में ऐड किया तो फाइनली आपका क्या बना, स्प्रिंग का स्टिफनेस जो ओरिजिनली के था वही बना बेसिकली। ठीक है, वो हमने जस्ट फॉर्मूले की हेल्प से चेक भी कर लिया। तो वो वेरिफिकेशन भी आपको आइडिया होना चाहिए कैसे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये पार्ट आपको अलग से लिख लेना इसको। ठीक है, दिस पार्ट। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई सी भी बात अगर आपको मेंशन है, इनमें से अगर आपको कोई भी बात मेंशन है, कौन सी, ये वाली चीज कि एल बोला जाए या फिर नंबर ऑफ कॉइल्स के टर्म्स में बोला जाए कि एल लेंथ हाफ कर दिया या नंबर ऑफ कॉइल्स हाफ कर दी, वो चीज तो आपको पता है स्टिफनेस विल बिकम ट्वाइस, डबल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, लेट्स सपोज दूसरा केस कंसीडर करते हैं, एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं अगेन। ऐसे इसमें वही आपके पास एन आपका नंबर ऑफ कॉइल्स बेसिकली, ये आपका बेसिकली स्टिफनेस, ठीक है, आपका स्टिफनेस होता है। लेट्स सपोज को कट करने के बाद ना, दो पार्ट्स में हमने इसको कट किया, बट इस बार इक्वली नहीं किया हमने। ये आपका बेसिकली हो गया n/2 कॉइल्स लेट्स सपोज, और दूसरा पार्ट जो है नॉट n/2, इट इज n/3, इसको हम कर लेते हैं लेट्स सपोज। n/2 करेंगे तो वो भी n/2 ही बचेगा, तो हम लेट्स सपोज n/3 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 2n/3 कॉइल्स। कट कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है ऐड करने के बाद तो n ही होना चाहिए, क्योंकि n आपने इनिशियली बोल रखा है, ओरिजिनली आपका जो केस था उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितने n है, तो आफ्टर कटिंग दोनों को ऐड करोगे तो n ही होना चाहिए। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंगली n/3 तो या 2n/3। अब स्टिफनेस बेसिकली यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, इट विल बिकम थ्राइस, ठीक है, एंड इट विल बिकम 3/2। ये चीज, ये स्टिफनेस आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन जस्ट अ वेरिफिकेशन, आप ये चीज कर सकते हो, जस्ट अ वेरिफिकेशन। ठीक है, इसको वेरीफाई करो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा सही। अगेन ये ना वही सेम इश्यू है। वेरीफाई करने के बाद सेम आ रहा है। है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद आप एक पॉइंट लिखना है, इसमें मेंशन करो एक्चुअली, इसमें वही अगेन वही चीज, वही सेम व्हाइट बोर्ड वाला जो इशू होता है वही होगा। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख लेना कि द स्प्रिंग स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ब्रैकेट में आप लिख लेना द नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ब्रैकेट में लिख लेना नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, एक काम करें, इसको पीपीटी में स्टार्ट करते हैं, नहीं होगा।
पीपीटी में ही कंटिन्यू करता हूँ। इसमें एक दो क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले, फिर आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। के का वैल्यू आपको दिया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। फ्रैक्शनलेस कंडीशन, ठीक है, फ्रैक्शनलेस कंडीशन आपको गिवन है। फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सॉल्व करो सर, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आंसर कितना आएगा फटाफट निकालो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 200, 200 हर्ट्स में निकालना है, ये भी तो देखो। 200 आ रहा है क्या आंसर? 0.005। तीनों आंसर अलग अलग है। 0.0314। इसके अलावा और कुछ? 31.84। हाँ, 32 अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन में 32 गिवन है। तो एक चीज बताओ, आयुष कितने आंसर निकाले तुमने? आई थिंक तीसरा आंसर है। हाँ, तो तभी तो लिखा तो है ये चीज कि आपको हर्ट्स में निकालना है। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो ऑप्शंस होंगे तो फिर भी आपको एक एक बार चांस मिल जाएगा चेक करने का, पता चल जाएगा आपको कि गलत है। बट अगर M3 वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो वहां आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गलत आंसर लिखा है। एंड आपको ये भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने सही आंसर निकाला है, बट गलत तरीके से, गलत उसमें यूनिट में निकाला है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें गलती कैसे? 31.84 यही आ रहा है क्या सबका ना हर्ट्स?
ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये आपका ना, ये आपका था 2011 में से। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लिख लो एक बार। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है। ठीक है, ये मास आपको गिवन है इस तरीके से। ठीक है, लेट सपोज इसका आपको वैल्यू दे रखा है 2 किलो न्यूटन मीटर एंड 3 किलो न्यूटन मीटर, और एम का वैल्यू दे रखा है 1 kg। ओमेगा निकालना है, जरा कितना रहा। ओमेगा एन का वैल्यू कितना होगा। सबका सेम आंसर आ रहा है। पैरेलल में आपको साफ दिख रहा है ना, पैरेलल वाला केस, सीरीज वाला केस मत समझ लेना इसको, दिस इज पैरेलल केस है ना। तो बेसिकली हो जाएगा k1 प्लस, लेट्स सपोज k1 k2 में इसको कंसीडर करो, तो ये k1 प्लस k2 हो जाएगा। एंड यूजुअली जो मिस्टेक होगी वो होगी हमेशा किलो न्यूटन, आपने डायरेक्टली 2 और 3 रख दिया। आपको याद होना चाहिए, हमने प्रीवियसली ये भी चीज मेंशन भी करा था कि कभी भी किलो न्यूटन के टर्म्स में नहीं रखना, आपको न्यूटन पर मीटर के टर्म्स में रखना है जब भी अनरूट के बाई एम की बात होती है। तो के जो स्टिफनेस है, इट इज ऑलवेज इन न्यूटन पर मीटर, ठीक है, नॉट किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, अ, कितना यही आ रहा है ना, 70.7 समथिंग, सबका यही आंसर आ रहा है। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आयुष का ही आया है, बस बाकी लोग का आंसर विपिन, सूर्य। नहीं, सीरीज, सीरीज कैसे ले सकते हो, नहीं नहीं सीरीज नहीं होगा वो, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज केस आप देखो ना एक चीज, एंड टू एंड कनेक्शन होता है सीरीज में, एंड टू एंड कनेक्शन, ये चीज भी तो नोटिस करो, देखो एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, अच्छा इसको आप एक और दूसरे फॉर्मेट में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, देखो एक ऐसा केस भी बन सकता है। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये गेट में ही क्वेश्चन था, वहां पे ये वैल्यूज नहीं दी थी, वो वैल्यूज मैंने जस्ट ऐसे ही लिख लिया। क्वेश्चन में सिर्फ k1 k2 ऐसा दे रखा था, ये आंसर लिखना था, ऑप्शन में ये आंसर था। ठीक है, ये बेसिकली डायरेक्टली ये रिलेशन लिखना था, ये आंसर था, वो तो जस्ट मैंने वैल्यूज लिख दी। ठीक है, ये सर ठीक है। चलो, हाँ तो क्वेश्चन पता है क्या, एक ऐसे भी बन सकता है, लेट सपोज आपके ना पास ये क्यूब कोई ब्लॉक है, ये कुछ इस तरीके से। ऐसा हो सकता है कि आपका स्प्रिंग कनेक्शन ऐसे बन रखा हो।
सपोज ऐसा कुछ। इस तरीके से ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो K1 K2 है, K1 K2 K3 ऑल आर इन व्हाट केस, पैरेलल केस है ना, ये सब केस में पैरेलल में है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। ठीक, सिंपल। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो अभी तक गेट में आप देखोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए इसी से रिलेटेड। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक एक ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे है आपका K/2 और यहाँ पे आपका K और ओमेगा एन पूछा है। ठीक, सिंपल। अगेन ये भी आपका गेट 2007 का में पूछा होगा शायद। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बेसिकली, है ना, ये चीज, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली कर लो। ठीक है, एक्चुअली ये भी एक क्वेश्चन आ रहा था प्रीवियस गेट में, बट उसमें कुछ एक और कंसेप्ट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली, जो सीरीज वाला केस है और पैरेलल वाला केस है, उसका डायग्राम में कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना, अनडैम्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्ड वाइब्रेशन के, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्ड फ्री वाइब्रेशंस, ये चीज हमने बेसिकली डिराइव की थी। तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा था फॉर्मूला हमारे पास जो आया था ओमेगा एन का, इट इज अंडर रूट K/M। ठीक है, ये चीज। तो ये चीज हमारे पास फॉर्मूला आया था। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखोगे एक चीज कि हमने यहाँ पे क्या फ्री वाइब्रेशन, मतलब किसी भी तरीके का डैम्पिंग नहीं है, अनडैम्प्ड हमने बेसिकली लिखा हुआ है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इम्बैलेंस फोर्स, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, एंड कोई भी डैम्पिंग नहीं हो रहा है। ठीक, ये दोनों केस हमने कंसिडर किए। अब इसमें ना एक और चीज है कंडीशन, वो ये है, कंडीशन बेसिकली, कंडीशन ये है कि हमने यहाँ पे ना डोंट हैव, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्प्रिंग मास इज नॉट कंसिडर्ड, ये चीज। अभी तक आप प्रीवियसली जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते आ रहे हो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कहीं भी हमने स्प्रिंग मास को कंसीडर ही नहीं किया। कहने का मतलब स्प्रिंग मास इज नॉट कंसीडर, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में स्प्रिंग मास को कंसीडर ही नहीं किया। अब लेट सपोज अगर आप स्प्रिंग मास को कंसीडर करते हो, तो वो चीज आप कैसे यूज करोगे, वो टोटली उसमें अलग फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उसका अलग कंसिडरेशन होने वाला है, वहां पे आप स्प्रिंग मास को कंसीडर करोगे। प्रीवियसली कहीं भी आपने देखा होगा हमने क्वेश्चंस में स्प्रिंग मास कंसीडर किया ही नहीं, है ना। तो वो चीज अगर इन केस क्वेश्चन आता है एंड स्प्रिंग मास आपको मेंशन है, तो आपको हमेशा
ऐसा भी नहीं लिखा है कि स्प्रिंग मास, आपको सिंपली बस एक स्प्रिंग मास का एक वैल्यू दे दिया कि भाई इतना केजी पर मीटर लेंथ, ऐसे करके कुछ एक वैल्यू दे दी। तो आपसे तब जब फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी कौन सा निकालना है, जब आप मास को भी इंक्लूड करें, ठीक है, स्प्रिंग मास को। तो वो चीज है, उसका एनालिसिस भी हम करेंगे कि कैसे बेसिकली हम स्प्रिंग मास को कंसिडर कर सकते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो चीज। अभी तक हमने देखो मेथड्स की अगर हम बात करें, मेथड्स की अगर हम बात करें, मेथड्स में हमने एक तो न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको डीएलएम्बर्ट भी बोलते हैं काफी लोग, तो वही चीज डीएलएम्बर्ट या न्यूटन सेकंड लॉ दोनों ही हमने बेसिकली यूज किए थे, है ना, दोनों ही यूज करके हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट दूसरा मेथड जो कि एनर्जी मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड कौन सा था हमारे पास, न्यूटन लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ था हमारे पास। सेकंड मेथड है हमारे पास एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड, ठीक है, एनर्जी मेथड। इस एनर्जी मेथड को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात आपको यहाँ पे समझनी है, वो ये है कि लेट्स सपोज ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपका मास कनेक्टेड है, दिस इज योर मास, ठीक है, ये आपका मास कनेक्टेड है। अब आपको पता है, लेट सपोज हमने ये ना, मैं इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, इसका ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ठीक है, ये वाली चीज, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, ठीक है, ये चीज। एंड आपको पता है इनिशियली हम डिस्टरबेंस प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो, ठीक है, लेट्स सपोज आपने इनिशियली डिस्टरबेंस प्रोवाइड किया, देन इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक, ये चीज है। अब एनर्जी मेथड में क्या है, आपको ये चीज देखनी है कि जब डिस्टरबेंस कहाँ पे प्रोवाइड किया हमने, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, मेन पोजीशन पे आपने डिस्टरबेंस प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली बात है कुछ डिस्प्लेस होगा, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, है ना, ये भी चीज आपको पता ही। अब आप एक चीज नोटिस करना, जब ये मास अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, और जब ये डिस्प्लेस होते हुए जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस होते हुए जा रहा है, लेट सपोज ये मैक्सिमम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गया, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गया ये मास, ठीक है, इतना ये मैक्सिमम डिस्प्लेस हो गया। अब अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा है, तो इस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस वक्त इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है, बताओ, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है? हाँ, जीरो। क्यों जीरो? बेसिकली जब वो अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है ना, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स वेलोसिटी इज जीरो, सो वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, करेक्ट। लेट सपोज अब ये दोबारा अपना क्या है, यहाँ से बेसिकली यहाँ से दोबारा मोशन वापस जा रहा है, और अब ये आ चुका है इस मेन पोजीशन पे वापस, ठीक, वापस आ चुका है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी की हम बात करें, क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक्चुअली क्या है देखो, जब आप बात करते हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या फिर सिंपली इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखो, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ज्यादा सही है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वी कैन से, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वी कैन से कि भाई द पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है, करेक्ट। बट द काइनेटिक एनर्जी
इज मैक्सिमम। ठीक, करेक्ट, ये चीज हम बोल सकते हैं। ये, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बेसिकली जीरो हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। करेक्ट। और एक्सट्रीम पोजीशन की अगर आप बात करते हो, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन we can say kinetic energy is zero, but potential energy is zero because why potential energy is sorry, why potential energy is maximum, बिकॉज वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा स्प्रिंग के अंदर, या स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिकली एनर्जी स्टोर होने वाला है। ठीक है, बेसिक सी चीज। बट जब हम बात करते हैं, चाहे आप एक्सट्रीम पोजीशन लो, चाहे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन लो, चाहे आप कोई भी मिडिल पोजीशन लो, द टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व अगर कोई भी डैम्पिंग फिनोमेना नहीं है। लेट्स सपोज कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें पता है एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, बट, है ना, बट आपको क्या चीज समझ, एक चीज कि जब आप क्या देख रहे हो कि टोटल एनर्जी की बात करते हो वो कंजर्व रहता है, ठीक है, फॉर्म चेंज हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, ये चीज का ट्रांसफर चलता रहे, ठीक, ये चीज चलता रहेगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज समझना, हाइट वाला पोटेंशियल नहीं आएगा, हाइट वाला पोटेंशियल, हाइट वाला पोटेंशियल क्या, कौन सा हाइट वाले पोटेंशियल की बात करो, एम जी एच, अरे सुनो सुनो बात, देखो ये जो आपका मास है ना, बेसिकली आप एनर्जी देखना चाह रहे हो, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो आप, जो पोटेंशियल एनर्जी देखो, स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्टिफनेस के, जब आप मास को नीचे लेकर जा रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है उसका पोटेंशियल एनर्जी, आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी नीचे जा रही है, ठीक है, बट साइमल्टेनियसली वो क्या हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है, किसमें, स्प्रिंग के अंदर। स्ट्रेन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हम एक ही बात बोलते हैं, क्योंकि वो पोजीशन डिपेंडेंट है। आप देखो ना, मास नीचे जा रहा है, मास नीचे जा रहा है, बट जो उसके मास के नीचे जाने से हुआ क्या, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई, तो वो बेसिकली एक वन ऑन द अनदर सेम सेम चीज है वो, बेसिकली आपका मास नीचे जा रहा है, इट मींस आप बोल सकते हो कि उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, बोलने के लिए आप ये चीज बोल सकते हो, बट साथ साथ आप क्या देख रहे हो कि वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, स्प्रिंग में, बेसिकली वो क्या हो रहा है, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन हो रहा है, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन, इट मींस कि वहां पे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, तो वो चीज है। अब यहाँ पे ना देखो, ये बात तो ठीक है कि आपने बोला कि चलो ये एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट पता है प्रॉब्लम क्या है, हमें ना यहाँ पे ये चीज देखनी है, क्या, ये आपने एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन की तो बात कर ली, बट आप एक चीज बताओ, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, अगर मैं कोई भी डैम्पिंग फिनोमेना कंसीडर नहीं करता हूं तो टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, विल रिमेन कंजर्व, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट बेसिकली। अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीज, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, अगेन रिपीटिंग, कि कोई डैम्पिंग फिनोमेना नहीं है, कोई रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं है ना, अगर रेजिस्टेंस होगा ना तो ग्रेजुअली एनर्जी डिक्रीज करता चले जाएगा, और यही हमें बेसिकली करना भी है। डैम्पिंग का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन और रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन बेसिकली। अब टोटल एनर्जी की अगर आप बात करते हो, तो टोटल एनर्जी लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो इट विल बिकम हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी और द स्ट्रेन एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, करेक्ट, ये चीज, ये टोटल एनर्जी हो गई। अब कांस्टेंट है, लेट्स सपोज मैं टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी कर रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करें
ऑब्वियसली बात है वो चीज कांस्टेंट है तो जीरो ही आएगा, जीरो ही आने वाला, करेक्ट, जीरो आने वाला है। तो डिफरेंशिएशन करके देखते हैं एक बार। ये तो हो गया आपका हाफ मास, ठीक है, वेलोसिटी का ये v स्क्वायर था 2 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा dv बाई dt, करेक्ट, प्लस हाफ अगेन ये चीज के, ये हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा dx बाई dt एंड इट इज इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट, इट इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम इसको एक सेकंड इसका change करेंगे। हाँ, ये जो वेलोसिटी है कैन वी कैन कैंसिल आउट विद dx बाई dt, करेक्ट, वेलोसिटी को dx बाई dt से कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, ये चीज करेक्ट है। ये हाफ, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, करेक्ट, ये चीजें कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, मास इंटू डीवी बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो। डीवी बाई डी टी बेसिकली व्हाट, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये चीज। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, के बाई एम क्या है आपका, बेसिकली ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है, ठीक, चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक, एक ही बात है वो, ठीक है, ये चीज एक सेकंड, ठीक है, ये चीज। तो टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड अगर कोई डैम्पिंग फिनोमेना नहीं है। तो टोटल, कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, देखो ये दूसरा तरीका सॉल्व करने का, आपके पास कोई भी सिस्टम है, आपको उसका वाइब्रेशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिस्टम को, फ्री वाइब्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिस्टम को थोड़ा आपको डिस्प्लेसमेंट देना है, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद आप टोटल एनर्जी लिखोगे सिस्टम की, टोटल एनर्जी आपने सिस्टम की लिखी, उसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इक्वेट इट टू जीरो, है ना, इक्वेट इट टू जीरो, जीरो के इक्वेट कर देना एंड देन फाइनली आपको वहां से आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। कौन से, इस वाली स्लाइड की बात कर रहे हो कि सबसे लास्ट, सबसे लास्ट सर। ये चीज, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से अगेन इस तरीके से भी अप्रोच क्लियर होने चाहिए, यहाँ से भी आपके पास ओमेगा एन का वैल्यू वही के बाई एम आ रहा है। तो मेथड क्या है, एनर्जी आपको लिखना है, एनर्जी का जब आपने सिस्टम में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद आपने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जो है ऐड करके समेशन किया, फिर देन उसको डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इक्वल टू जीरो रख दिया, फिर वहां से आपको ओमेगा एन का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। थर्ड एक और मेथड होता है, ठीक है, बट उतना यूजफुल नहीं, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रेलेग मेथड। मोस्टली हम एनर्जी मेथड और न्यूटन सेकंड लॉ ही यूज करेंगे, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा कई जगह ना लोग जैसे आप देखो बुक्स में लिखा होगा शायद टॉर्क मेथड जिसको हम बोलते हैं। अब आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ इज व्हाट, एफ इक्वल्स टू एम है, आपको ये भी तो पता है ना न्यूटन सेकंड लॉ टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा भी होता है। तो जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला केस हो, तो वहां ये वाली चीज कंसिडर करेंगे, जहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो ये चीज हम कंसिडर करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है तो दोनों न्यूटन सेकंड लॉ के ही फॉर्म, तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा जनरली टॉर्क मेथड बोल देते हैं, बट एक्चुअली में फंडामेंटली वो क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ही है, ठीक है। टॉर्क मेथड नाम से आपने देखा भी होगा, अगर आपने पढ़ा है थ्योरी मशीन कॉलेज में, तो टॉर्क मेथड बोल देते हैं, बट टॉर्क कुछ नहीं हो, सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ का ही इंटरप्रिटेशन, ठीक है।
तो बेसिकली अगर रेलेक मेथड की अगर हम बात करें तो रेलेक मेथड में पता क्या है, अगेन एनर्जी कंसेप्ट है, बस इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस क्या है, इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस ये है कि ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी रेलेक, अच्छा ये चीज जो हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करी थी, ये वाली चीज कि एक्सट्रीम पोजीशन जो है, ये जो आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस वन, ठीक है, दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, और ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, आप अच्छा जब एनर्जी कंजर्व है, आप किसी भी पॉइंट का एनर्जी इक्वल कर सकते हो, बात समझ में आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व कर लोगे। एक चीज बताओ, जब आपका क्या है कि एनर्जी कंजर्व है, आप किसी भी मोमेंट पे एनर्जी लो वो तो सेम ही रहेगा। मैं मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एनर्जी निकालना चाहता हूँ, या मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी निकालना चाहता हूँ, एनर्जी कंजर्व, तो एनर्जी तो मैं इक्वल पुट कर सकता हूँ, मीन पोजीशन वाली को एक्सट्रीम पोजीशन के बराबर रख सकता हूँ, या कोई भी बीच में कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन, कोई भी पोजीशन कंसिडर करते हुए उसका एनर्जी में एक्सट्रीम के बराबर या मीन के बराबर किसी के बराबर भी रख सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है हमेशा, है ना? तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप बहुत क्वेश्चन से इजीली सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जस्ट अगेन ये एग्जांपल हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये जो मास है, ठीक है, तो लेट सपोज ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप कहीं भी कंसीडर करो, ठीक है, कहीं भी कंसीडर कर लो, एनर्जी तो कंजर्व ही रहना है, किसी भी पॉइंट की आप एनर्जी उठा लो, है ना, और किसी और के साथ दूसरे पॉइंट के साथ कंपेयर कर लो, वो इक्वल ही रहेगा एनर्जी, बिकॉज ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिकॉज की कोई डैम्पिंग फिनोमेना है नहीं। तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, इसको मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, ठीक, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इक्वल्स टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या है, आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ही है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। तो क्या मैं जब इसकी वैल्यूज इक्वेट करूंगा तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कौन सा, मैक्सिमम वाला, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के, अच्छा एक्स बेसिकली मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम बोलने का मतलब इट विल बी एम्पलीट्यूड, इट विल बी एम्पलीट्यूड, करेक्ट। ये चीज याद होगा आपको, एम्पलीट्यूड हमने डेफिनेशन लिखा था, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी और द स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगा आपका स्प्रिंग के अंदर, वो मैक्सिमम तो तभी होगा ना जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इट मींस इट इज एम्पलीट्यूड। तो यहां से आपको देखो चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये हाफ से हाफ तो खैर कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी का हमने वैल्यू निकाला भी था इससे पहले, मैक्सिमम वैल्यू का वेलोसिटी का वैल्यू निकाला था, इट इज व्हाट, एक्स इंटू ओमेगा एन था, आपको याद होगा। उसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ, और ये के इंटू एक्स स्क्वायर है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ओमेगा एन स्क्वायर यहाँ से क्या मिल रहा है, डायरेक्टली के बाई एम, एंड फाइनली ओमेगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बट ऐसा उतना मेथड यूजफुल नहीं, बट ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है जब भी आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हो, यू कैन इक्वेट द एनर्जी एट वेरियस पॉइंट्स, ठीक है, एट वेरियस पॉइंट्स, जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, जहां भी आपको पर्टिकुलर उससे रिलेटेड कंडीशंस या पैरामीटर्स गिवन, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम बहुत ज्यादा इसका एक्सटेंसिवली इसका यूज करेंगे, ठीक है, इस मेथड का, ठीक है, चलो
नेक्स्ट इसमें ना हमें क्या देखना है, बट हमें देखना है इसमें स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग मास को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, कंसीडरिंग द, नेक्स्ट अलग से इसको हेडिंग लिखना, कंसीडरिंग स्प्रिंग मास, कंसीडरिंग द स्प्रिंग मास, मतलब इस पर्टिकुलर केस में हम स्प्रिंग मास भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस केस में लिखा था ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर के बाय एन, ये तभी वैलिड है जब आप स्प्रिंग मास को कंसीडर नहीं करते हो, अदरवाइज वो चीज वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम, इसका डेरिवेशन, जो डेरिवेशन वाला पार्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं, बट हमें हमेशा उसका एंड रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरीके से लेट्स सपोज एक स्प्रिंग है, टोटल लेंथ इसका एल है, टोटल लेंथ स्प्रिंग का एल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल क्या है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ एल है। लेट सपोज एम, ठीक है, एम इज योर स्प्रिंग मास, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं व्हाट, एम डैश करके, ठीक है, एम डैश योर स्प्रिंग मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के बेसिस में इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, स्प्रिंग मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एंड एक और चीज यहाँ पे v, बेसिकली v इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्री एंड, ऑफ द फ्री एंड बोलने का मतलब यहाँ का बेसिकली वेलोसिटी, कैपिटल V बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। ये चीज L टोटल लेंथ हो गया, एम डैश स्प्रिंग मास हो गया पर यूनिट लेंथ। अच्छा, यहाँ पे बाकी तो K आपका स्टिफनेस है, ठीक है, K स्टिफनेस हम लिख लेंगे, बाकी L हो गया, एम डैश हो गया, V हो गया, ठीक है। लेट सपोज अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वाई डिस्टेंस पे वेलोसिटी लिखना है, ठीक है, एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने वाले, स्मॉल एलिमेंट dy लेंथ, ठीक है। तो अगर मुझे एट अ डिस्टेंस y वेलोसिटी लिखना है, तो इट विल बी व्हाट, u, एंड उसको हम लिखेंगे v, v आपका ये हो जाएगा बेसिकली y बाय एल, ठीक है, बिकॉज v आपका जो है वेलोसिटी एट अ लेंथ l एंड u आपका वेलोसिटी है एट अ लेंथ y, तो यहाँ से आप बेसिकली ये चीज लिख सकते हैं, है ना, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के आप वो चीज लिख सकते हैं, ठीक है। v जो वेलोसिटी है एट द लेंथ l, क्योंकि टोटल लेंथ l है ना, फ्री एंड पे हम बोल रहे हैं वेलोसिटी v, अब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको वेलोसिटी लिखनी है तो आप यूनिटरी मेथड लगा के सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखो सिंपल फंडा है, सबसे पहले मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है, dy हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट, ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, अच्छा एम वी स्क्वायर की आप बात करो, ठीक है, इट विल बी एम डैश, ठीक है। अच्छा एम डैश है, ठीक है, एम डैश इंटू क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, स्मॉल आपने कितना लिया, डी वाई लेंथ का लिया ना, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करता है, एम डैश इंटू डी वाई, ठीक है, इंटू व्हाट, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है यू, यू का वैल्यू कितना है v इंटू वाई, v इंटू वाई बाई एल स्क्वायर, this is your half mv square and you have to integrate this from 0 to l, क्योंकि मुझे कंप्लीट के लिए निकालना है। अच्छा इसको, तो ये तो हम एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अलग स्टेप में लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम अलग स्टेप में लिखेंगे फॉर अ कंप्लीट केस है, ठीक है। इसको नोट करो पहले तो, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, कंप्लीट स्प्रिंग के लिए पूरा काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक, कंप्लीट केस के लिए हम पूरा काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ठीक है, डन।
तो इसको ना नेक्स्ट केस लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से L, हाफ m डैश dy, ठीक है। वेलोसिटी u होगा आपका v इंटू वाई बाई एल का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज इसको आप इंटीग्रेट करते हो, देखो कॉमन पार्ट आप ले लो यहाँ पे, हाफ, ये तो कांस्टेंट है बाहर, वेलोसिटी भी, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया आपका, बाहर ये आ जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर बेसिकली, वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ये भी बाहर, ठीक है। और ये एम डैश, ये भी बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, 0 से एल वाई स्क्वायर डी वाई। ये चीज इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है, देखो ये चीज हाफ है, ये वी स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर है, ये तो एम डैश ही है, ये हो जाएगा वाई क्यूब, इंटीग्रेशन करके आएगा नीचे 3 आ जाएगा, और वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब बाई 3, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ एल क्यूब बाई 3, आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल बिकम एल क्यूब बाई 3, ठीक है। यहाँ से ये चीज कैंसिल आउट होगी, तो बचा क्या है रिमेनिंग वैल्यू, देखो ये बच रहा है ऐसे, देखो 1/3 को मैं बाहर रख रहा हूँ, हाफ को मैं इस साइड रखा, एम डैश एल क्यूब कटा ना एल स्क्वायर से, तो बचेगा एल, एम डैश इंटू एल, और किसका स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना है इस पर्टिकुलर चीज को, जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है बेसिकली, इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1/3 हाफ, अच्छा एम डैश इंटू एल करा तो ये क्या हो जाएगा, मास स्प्रिंग इंटू वी स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहे हो अब, कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया टर्म है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इससे आप क्या समझ पा रहे हो, जो ब्रैकेट के अंदर हाफ एम वी स्क्वायर, एम एस इज द टोटल मास ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। मतलब आप ऐसा ज्यूम कर सकते हो, नहीं नहीं स्प्रिंग मास, अरे वो तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 1/3 हाफ एम एस वी स्क्वायर। जो ब्रैकेट के अंदर है आप इसको ऐसा ज्यूम कर सकते हो कि यार टोटल मास ऑफ द स्प्रिंग, टोटल मास ऑफ द स्प्रिंग जो है ना, क्या होगा, टोटल मास ऑफ द स्प्रिंग जो है, आपने लेट सपोज आपने उसके फ्री एंड पे लगा रखा है किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पे, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये हो गया 1/3, ठीक है, ये हो गया हाफ, ये हो गया मास ऑफ स्प्रिंग इनटू आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्री एंड, फ्री एंड का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग तो वही है 1/6 msv स्क्वायर, अगर इसको मैं लिखूं कंप्लीटली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, देखो अगर आपसे कोई फाइनली वैल्यू पूछता है, हम इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम चीज चेक कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की अगर आप बात करते हो, इट इज नथिंग बट कि 1/6 msv स्क्वायर, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बट इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या पॉसिबल हो सकता है वो चीज हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास इक्वल टू स्प्रिंग मास, इक्वल टू स्प्रिंग मास मूविंग विथ सेम वेलोसिटी एज फ्री एंड। बात समझ में, एक्चुअली में आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर ना, बट आप ध्यान रखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज नॉट हाफ एम एस वी स्क्वायर, वो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू क्या है, 1/6 msv स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग तो ये है हमारे पास,
ठीक है, बट हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एक और दूसरे फॉर्म में कि यार जो काइनेटिक एनर्जी है स्प्रिंग की, उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो वन थर्ड है। वन थर्ड किसका वन थर्ड? अगर आप स्प्रिंग मास की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो डायरेक्ट, हाफ एम वी स्क्वायर से, उसका वन थर्ड होगा वो। ठीक है, तो ये एक उसका अलग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की बात बोलोगे, इट इज 1/6 एम एस वी स्क्वायर। तो यहां से तो हमें कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं पता चल रहा है, बट जब इसका 1/3 को अलग करते हो एंड हाफ एम एस वी स्क्वायर करते हो, तो हाफ एम एस वी स्क्वायर बेसिकली उस पर्टिकुलर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होगा जिसका मास एग्जैक्टली इक्वल है स्प्रिंग मास के, और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। और v वेलोसिटी किसका है? फ्री एंड का वेलोसिटी। वेलोसिटी v किसका है? फ्री एंड का वेलोसिटी। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें एक और चीज ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो वी कैन ऑल्सो से लाइक कि, ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि वी कैन ऑल्सो से, वी कैन ऑल्सो से, वी कैन ऑल्सो से दैट कि मास इक्वल टू, वी कैन ऑल्सो से दैट कि मास इक्वल टू स्प्रिंग मास, स्प्रिंग मास बाय 3। वी कैन ऑल्सो दैट से दैट कि मास इक्वल टू स्प्रिंग मास बाय 3 concentrated, concentrated at free end, concentrated at free end and moving with, moving with same velocity, with same velocity as free end। ठीक है, देखो दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? दूसरा तरीका क्या हो सकता है पॉसिबल? दूसरा तरीका पॉसिबल ये है, kinetic energy of a spring can also be written as what? Half ms by 3 v square, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना। तो ये जो पॉइंट लिखा आपने बेसिकली, वो किसके लिए लिखा है? इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। ठीक है, बात समझ में? देखो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है, एक्चुअल वैल्यू तो ये है हमारे पास, बट थ्योरेटिकली क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, उसको आप अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो चीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हमने वन थर्ड लिख लिया, किसका वन थर्ड? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास which is having a same mass as that of spring mass and moving with velocity as v। v बेसिकली किसका वेलोसिटी? फ्री एंड का वेलोसिटी। और इसी को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ऐसे एज्यूम कर लूं कि एक मास है जो स्प्रिंग मास का वन थर्ड है, और वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी एट, विद द सेम वेलोसिटी एज फ्री एंड। तो वो चीज मैं भी बोल सकता हूँ। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, आप ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, आपको कोई भी स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट मिल सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो वैल्यू बात ठीक है कि हमें ये वैल्यू याद होना चाहिए 1/6 एम एस वी स्क्वायर, ये वैल्यू याद होना चाहिए, बट उसको अलग फॉर्म में, अलग टर्म्स में, लैंग्वेज की फॉर्म में हो सकता है मेंशन, वन ऑफ द ऑप्शन हो ऐसे। और वैसे भी इस बार से एमएसक्यू है, इस बार से मतलब पिछले साल से एमएसक्यू इंट्रोड्यूस हो। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, कोई गिवन रिलेशन उसको मैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे कैसे आप उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वहां आता है आपका एप्टीट्यूड काम। ठीक है, फॉर्मूला याद होना इज जस्ट अ नॉलेज, बट उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट्स द टोटली द एप्टीट्यूड, वो टोटली एप्टीट्यूड वाला पार्ट। फॉर्मूला सबको पता है 1/6 एम एस वी स्क्वायर, बट इनमें से कौन ऐसा देख पा रहा है कि ये हाफ स्प्रिंग मास का वन थर्ड जो है उसका काइनेटिक एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं वन थर्ड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम पर्टिकुलर मास विच इज हैविंग सेम मास एज दैट ऑफ स्प्रिंग मास। तो दो फॉर्म है, मतलब इन टोटल अगर मैं बात करूं, तो मैं इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। दो तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि ये चीज, एक तो ये मेरा हो गया,
ठीक है, एक फॉर्म आपका ये है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो एक ए पार्ट है, दूसरा बी पार्ट है, तो ए पार्ट के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी पार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब यहां तक चीजें क्लियर है, मुझे ना अब ये निकालना है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज आए होंगे, नेचुरल फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज आए होंगे, ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी कंसेप्ट लगाते हैं सिंपल कि यार टोटल एनर्जी जो है ना, टोटल एनर्जी आपको पता है, इट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की आप बात करते हो, काइनेटिक एनर्जी एक बार एक होगा आपका किसका, मास का, हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा किसका हो जाएगा, अब स्प्रिंग का भी आएगा, दैट इज 1/6 एम एस वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये चीज बताओ, यहां तक चीजें क्लियर होगी, यहां तक चीजें क्लियर। ठीक है, तो अब क्या होता है आपको पता है, अगेन क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ना टोटल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, एट इक्वेट इट टू जीरो। ये चीज आपको अप्लाई करनी है। इसको अप्लाई करते हो, देखो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करते हैं, हाफ एज इट इज रहेगा मास 2v dv बाई dt, ये चीज हो गया। ठीक है, प्लस 1/6 ms 2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है आपका ms 2v इंटू dv बाई dt। ठीक है, प्लस हाफ के एक्स 2x। ठीक है, और dx बाई dt इक्वल्स टू जीरो। अब आपको पता है dx बाई dt इज नथिंग बट द वेलोसिटी, सो वी कैन राइट कि भाई इसको हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिंपल, और क्या, ये v और dx बाई dt इन सबको कैंसिल आउट कर देते हैं। अच्छा, dv बाई dt और dv बाई dt फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है, कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। dv बाई dt बेसिकली एक्सिलरेशन ना, तो एक्सेलरेशन हमने कॉमन लिया, बचा क्या आपका मास, ये हाफ हाफ, टू टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे मास, यहाँ पे क्या बचा, एम एस बाय वॉट, 2 से 6 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा यहाँ पे 3, ये चीज, प्लस यहाँ बचा आपका व्हाट, के एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्सेलरेशन बोलने का मतलब क्या है, एक्स डबल डॉट एम प्लस एम एस बाई 3 प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो। फाइनली, फाइनली इसको नोट करो फर्स्ट, आपके पास यहाँ से नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा है वो आपके सामने है ना। तो ये चीज फाइनली आप क्या लिखोगे, एक्स डबल डॉट प्लस के बाय, अब यहाँ पे m नहीं आएगा, सिंपली एम एस बाई 3 बेसिकली आने वाला है ना, इक्वल्स टू जीरो। एंड फाइनली ओमेगा n, that is the natural frequency of the system when we also considering the spring mass। सो यहाँ पे k, यहाँ आ जाएगा m प्लस एम एस बाई 3। ठीक है, एम एस यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग मास, स्प्रिंग मास। जनरली स्प्रिंग मास अगर आपको लिखना है तो आपको क्या दिया रहता है, स्प्रिंग का मास तो देंगे बट पर यूनिट लेंथ देंगे, तो आपको टोटल मास लिखना है यहाँ पे, तो एम डैश इंटू एल होगा बेसिकली। एम डैश क्या है, एम डैश इज स्प्रिंग मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ठीक, ये चीज बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बेसिकली चेंज आएगा आपके फॉर्मूले में ओमेगा एन के। ठीक है, क्वेश्चन आए और आपको अगर लिखा है स्प्रिंग मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, और अगर आप वही यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करके आ गए किसके, ओमेगा एन के, तो आंसर गलत आएगा। एम एस इज द टोटल स्प्रिंग मास। ठीक है, ये चीज इसमें आप ऐसे लिख लो, टोटल स्प्रिंग मास, तो ये गलती नहीं होगी। और क्वेश्चन में ना कभी टोटल स्प्रिंग मास नहीं देंगे आपको, हमेशा गिवन होगा स्प्रिंग मास पर यूनिट लेंथ, स्प्रिंग मास पर यूनिट लेंथ, देन आपको फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल स्प्रिंग मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, तो
कब है ये फॉर्मूला? व्हेन स्प्रिंग मास इज कंसिडर्ड, व्हेन स्प्रिंग मास इज कंसिडर्ड। ठीक है, अब ठीक है, कुछ सर्टेन वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे वैल्यूज क्या, बेसिकली रिलेशन पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना। जैसे लेट सपोज बात करते हैं डिस्क की। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है mr² by 2, है ना? कब, किसके पॉइंट के अबाउट जब आप कंसीडर करोगे, सेंटर के अबाउट। बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट डिस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस mr² by 2 प्लस mr², है ना? प्लस mr², ये चीज आप कर सकते हो। तो फाइनली रिजल्टिंग वैल्यू क्या आ जाएगा? इट विल बी 3/2 mr², 3/2 mr², करेक्ट? ये चीज। दूसरा केस है आपके पास रिंग। लेट सपोज आपके पास कोई रिंग है, रिंग, तो आई ऑफ अ रिंग इज व्हाट? mr²। ठीक है, थर्ड है आपके पास लेट सपोज स्फेयर। कौन सा स्फेयर? सॉलिड स्फेयर। ठीक है, क्योंकि सॉलिड एंड हॉलो स्फेयर का अलग अलग है। ठीक है, जनरली सिंपली आप स्फेयर लिख लो, तो ये हो जाएगा 2/5 mr²। ठीक है, ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनको हम आगे यूटिलाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। बट अगर आपको गिवन है हॉलो स्फेयर और हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, इट विल बी व्हाट? 2/3 mr²। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। हॉलो में 2/3 है, सॉलिड स्फेयर होगा तो बेसिकली 2/5। और एक और केस जनरली हमारे पास आता है, वो है रॉड का। देखो रॉड के केस में लेट सपोज आप सेंटर पॉइंट के अबाउट मोड ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो, है ना? तो मोड ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड विल बी व्हाट? ml² by 12, ml² by 12। ठीक है, L basically the length of the rod, L is the length of the rod। ठीक है, ठीक है, ये चीज डिस्क का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क स्फीयर, ये केसेस आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, हाँ अच्छा, इसमें भी अगर लेट सपोज आपका जो रॉड है, अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक दूसरे फ्री एंड पे निकालना है, पहले वाले केस में जो हमने लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अबाउट सेंटर पॉइंट है, बट अगर आपको फ्री एंड पे निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ml² by 12 प्लस ml/2 का स्क्वायर, एंड अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा व्हाट? 3/4, 3 मल्टीप्लाई करें डिवाइड, हाँ तो ये हो जाएगा ml²by 3। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बार बार। ठीक है, कि अगर एक रॉड है सेंटर के अबाउट लोगे तो ml²by 12, फ्री एंड पे लोगे तो बेसिकली ml²by 3। तो ये पर्टिकुलर चीजें आपको इतना बेसिक पार्ट याद होना चाहिए डायरेक्टली। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है सारे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेंगे, गेट में यही है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना अपने end से, एक बार जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन है, वो भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लेट सपोज ये डेस्क है,
ये डिस्क है एंड आपका ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, स्प्रिंग का स्टिफनेस के, इसका रेडियस लेट्स सपोज कैपिटल आर। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ सॉरी, व्हाट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, नॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। करना क्या है, आपको डिस्टरबेंस प्रोवाइड करना है। डिस्टरबेंस प्रोवाइड करने के बाद आपको कोई भी मेथड लगाओ, चाहे आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, चाहे आप टोटल एनर्जी को ऐड करने के बाद डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन आप सॉल्व करो, वो आपके ऊपर। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपने क्या करा है, इसको इनिशियली डिस्टरबेंस दिया। अब इनिशियली डिस्टरबेंस कैसे दिया होगा, ये डिस्क है ना, डिस्क को आपने क्या दिया, रोटेशन दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर होगा स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, वो आगे मूव भी करेगा, कौन, आपका डिस्क। तो कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी आपकी बेसिकली इसमें आएगी, एक तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। स्प्रिंग मास हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी पर्टिकुलर केस आप स्प्रिंग मास कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग में आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, जो आपके पास बेसिकली डिस्क है उसका आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो वो चीज सब कुछ ऐड करके डिफरेंशिएट करके जीरो कर सकते हो, या फिर उससे भी बहुत इजी न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इन पर्टिकुलर केसेस में न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करना न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने की। क्वेश्चन देखो, जब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं ना, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, बट ये कि नाम अलग ले लेते हो तो शायद कई बार ऐसा लगता है कि डिफरेंट है। जब आप देखो, सिंपली जब बात करते हो ना, जब सिंपली ट्रांसलेशन हो रहा है या रेसिप्रोकेशन टाइप चीजें हो रही, तो इक्वेशन कैसी बन रही है आपकी, एम एक्स डबल डॉट, ठीक है, प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन में मास की जगह क्या आता है, रोटेशन में मास की जगह क्या आएगा, इट विल बी द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट, थीटा डबल डॉट, एंड स्टिफनेस उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टिफनेस होगी के एंड थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो आप देख रहे हो, सिंपल है बस, और कुछ नहीं, सिंपल है। तो आप चाहे यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड लगाओ, वो आपके ऊपर है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, हम दोनों से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड फाइनली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड सुटेबल लगता है। ठीक है, कुछ केसेस में होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन ऐड करके करना बहुत ईजी हो जाता है, कुछ केस में डिफिकल्ट भी होता है। कुछ केस में न्यूटन सेकंड लॉ बहुत ईजी है, तो कुछ केस में वो न्यूटन सेकंड लॉ क्या डिफिकल्ट है लगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट डिफिकल्टी डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन का कंडीशन क्या कहता है। आपको दोनों ही मेथड्स पे कमांड करनी है। ठीक है, दोनों ही मेथड्स में। ठीक है, दोनों मेथड में कमांड करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हो सकता है अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर वे में, लेट्स सपोज पहले तरीके से सॉल्व करो एनर्जी कंजर्वेशन से, और नहीं हो रहा है, तो आप न्यूटन सेकंड लॉ लगा के देखो, तो उससे हो जाए। होगा दोनों से, बट हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर केस में कोई एक मेथड ज्यादा डिफिकल्ट हो अप्लाई करने में और दूसरा कंपैरेटिवली इजी। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको ये एंड करते हैं आज की क्लास, है ना। कल नहीं, बेसिकली मंडे को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारा फ्री वाइब्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें फोर्स वाइब्रेशन वाले पार्ट्स। ठीक है, इसको जरूर एक बार अपने एंड से जरूर ट्राई करना। ठीक है, फिर हम इसको बाद में डिटेल सॉल्व करेंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो फिर, ओके देन, थैंक यू सो मच।